ठीक है, चलो यंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जब भी दो वेव इंटरफेयर करती है तो कैसे उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर देखो लैम्डा की साइज़ बहुत ज़्यादा है तब तो इसको बहुत ही ईजिली तुम लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर वाटर में लेके अगर दो निडल को तुम एक साथ डिप करो और कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो तो तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न उसके सरफेस पे बहुत ही ईजिली दिख जाएगा कि किस किस पॉइंट पे तुम्हारा वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, किस किस पॉइंट पे आपका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। लेकिन अब चूँकि लाइट के साथ ये चैलेंज है क्योंकि लाइट का लैम्डा बहुत ही कम है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। तो इसके लिए तुम्हें जो तुम्हारा अगर ये इंटरफेरेंस पैटर्न करना है तो तुम्हारा मतलब एक सेटअप नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। ठीक है, तो लोग उस समय मतलब लाइट के बारे में बहुत डिस्कशन चल रहा था क्योंकि उसी समय मैक्सवेल की थियरी आ रही थी। उन्होंने इसको EM वेव का जो थियरी दिया था कि एक वेव है, वो इक्वेशन से बोले कि वेव है, लेकिन मैथमेटिकली किसी चीज़ को वेव बोलना है और जब तक वो चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हो जाए तब तक कोई चीज़ बिलीव नहीं करते क्योंकि हम लोग भाई साइंटिस्ट तो हमेशा कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस दे देते हैं। तो इस यंग्स को इसलिए बहुत ही मतलब ये उस समय के ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने पूरा लोगों की थिंकिंग ही बदल दी क्योंकि जो इसके पहले डिबेट जो भी चल रहा था उस डिबेट को इसने एकदम ख़त्म कर दिया, एकदम प्रूव कर दिया कि ये अगर वेव ना होती तो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा वो रिजल्ट न देता जो दे रहा है ये। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि जब भी हम लोग वेव क्रिएट कर रहे थे तो दोनों वेव को कोहेरेंट होना पड़ेगा, यही हमने किया था ना, कोहेरेंट वेव होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए बेसिकली। अब कोहेरेंट सोर्स लाइट के केस में बनाना बड़ा ही समझ नहीं आ रहा था लोग कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी दो चीज़ अगर कर रहे हो और एक साथ तो इसमें कभी ना कभी थोड़ा बहुत लैग हो सकता है। तो इसमें जो अगर आप दो अलग अलग सोर्स यूज करोगे तो आप ये कभी भी इसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही सोर्स यूज किया, एक सोर्स यूज किया। अब यहाँ से जब लाइट चल रही है तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल से क्या हुआ था, यहाँ से लाइट आपका चल रहा है, हर एक पॉइंट तुम्हारा सेकेंडरी वेवलेट इस तरह चलता था। तो इन्होंने क्या किया, आगे एक प्लेट लगाई और इस प्लेट में बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा दो होल कर दिया, बहुत ही छोटा सा होल कि कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए। तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए तो उसके लिए क्या ले लिया, सोडियम लैंप ले लिया। ठीक है, तो सोडियम लैंप येलो कलर की लाइट देती है। उसके बाद यहाँ पे इसको स्लिट बनाया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं कई बार इसको, डबल स्लिट, एक छोटा सा दो स्लिट। अब ये देखने में बहुत दूर लग रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि ये आराम से किसी मतलब बढ़िया से किसी से कट किए फिर नीचे, ऐसा नहीं कट किया गया है। ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस अभी देखोगे, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट तुम्हारी जिस भी वेव को तुम वो करने जा रहे हो, मतलब इंटरफेयर करने जा रहे हो ना, उसके ऑलमोस्ट ये लैम्डा के आसपास होना चाहिए। हाँ, मतलब लैम्डा के मतलब 10 टाइम्स 100 टाइम्स तक, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत ही ज़्यादा गैप हो। तो इसको अगर रियल लाइफ में जो किया जाता है तो जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल समझ लो कि जैसे घर में जो रेज़र ब्लेड नहीं होता है जो शेविंग के लिए यूज होता है, तो दो ब्लेड को तुम चिपका दो, ठीक है, और उसके बाद एक पेपर को कट करो तो वो इतना पास रहेगा कि तुम उसे मैनुअली नहीं कर सकते हो बिना चिपकाए। तो वो जो दो स्लिट बनाएगा वो स्लिट है बेसिकली। ये विजुलाइज कर पाए? दो ब्लेड जब कट करोगे तो थोड़ा सा गैप रहेगा ही, एकदम एक तो हो नहीं जाएगा। तो उससे जब कट करोगे तो ऑलमोस्ट, तो ये समझो बहुत ही कम 0.1 मिलीमीटर या उससे भी, जितना छोटा रहेगा उतना और अच्छा आएगा, बड़ा आएगा तो थोड़ा हेजी आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो भी लाइट जाएगी, देखो यहाँ से जो लाइट है ये तुम्हारा ह्यूजेंस प्रिंसिपल से ये चारों तरफ जा रही है, तो ये क्या एक्ट करता है, एक ये सोर्स की तरह एक्ट करने लगता है सेकेंडरी वेवलेट के। मतलब ये चीज़ क्या हुई कि ये इसी तरह हुआ जैसे निडल से डिप कर रहे थे वाटर में, ये तुमने समझो ये ऐसे करके शुरू हो गया, वेव चलना शुरू कर गई यहाँ से। अब ये जो वेव चल रही है आगे, ये आपस में देखो क्या हो रही है, इस पॉइंट पे सब पे इंटरफेयर कर रही है।
हाँ, तो अब ये जो लाइन होगी कोई एक कंस्ट्रक्टिव लाइन बन जाएगी, कोई एक डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का हमने दो कंडीशन लिखा था। हाँ, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखा था कि जो पार्ट डिफरेंस होता है, हमने दोनों डिस्कस किया था, एन लैम्डा होता है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n+1। हाँ, डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव 2n+1 लैम्डा टिव हाँ के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस हो गया n प्लस हाफ बोल दो या 2n+1 जैसे भी बोल दो, 2n+1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आया कि कोहेरेंट सोर्स हमने कैसे बनाया है। कोहेरेंट सोर्स हमने एक सोर्स को लेते हुए दो सोर्स बना दिए बेसिकली। तो ह्यूगिंस का प्रिंसिपल कई बार लगता है कि बहुत ही अजीब सा उन्होंने दे दिया है कि बैक वेव नहीं है, फॉरवर्ड है, ये है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली प्रूव होती है। या कहीं पे तुम जैसे मान लो बैक साइड में कोई लाइट जल रही हो, तुम अगर दो लैंप रख एक कुछ लगाते हो सामने, तो तुम्हें क्या लगता है उसमें से रोशनी जो निकलती है काइंड ऑफ लगता है कि वो दो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों सोर्स आपस में अब कोहेरेंट हो गए। कोहेरेंट कैसे हुए? अगर यहाँ कुछ चेंज होता है, मान लो यहाँ कुछ फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज के चलते, करंट के चलते, कुछ भी रेजिस्टेंस के चलते, टेम्परेचर के चलते, प्रेशर के चलते, तो सेम इसमें जो होगा वही इसमें होगा। तो हर समय ये दोनों कोहेरेंट रहेंगे। क्लियर है? अब ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हमको दिख रहा है इस तरह का, तो अगर यहाँ पे एक वो लगाया जाए, मान लो यहाँ पे एक हाँ सीट लगा दी जाए वाइट कलर की, तो इस पे हमको एक पैटर्न दिखता है, बहुत विजुअल पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो इसको जो एक अब मतलब किसी पॉइंट पे आप ऐसे जाओगे तो किसी पॉइंट पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। अब किस तरह हो रहा है ये लॉजिक हमारा गवर्न होता है इसी लॉ से कि उस सीट पे वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट सोर्स से किस कंडीशन को मीट कर रहा है। जिस कंडीशन को मीट करेगा, जैसे जो भी पार्ट डिफरेंस तुम्हारा एन लैम्डा के प्रोपोर्शनेट, एन लैम्डा की तरह होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टिव। तो अगर मैं पूछूं जस्ट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे क्या होगा, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 है। तो सेंटर वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ की इंटेंसिटी याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, 4 टाइम्स ऑफ एक सोर्स के कंपैरिजन में होगी। तो ये आपका एक ब्राइट चीज़ दिखेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझो, ये इसको मैं डबल स्लिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर इसको पेपर पे देखा जाए, पेपर पे इस पेपर को मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर दिया, तो तुमको स्लिट कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे समझो, ये ऐसे समझना है। तो ये पूरा स्लिट 1 सोर्स 1 हो गया, ये पूरा सोर्स 2 हो गया। समझ में आया जी? अब इसका ये वाला फिगर समझ लेते हैं। और किसी पॉइंट पे तो पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, देखो ना, जैसे मान लो ये S1 S2 इस तरह है, इसको थोड़ा दूर बना देते हैं समझ लीजिए। मान लो कि ये स्लिट तुम्हारा S1 है, ये स्लिट तुम्हारा S2 है। अब इस स्लिट के चलते इस पॉइंट पे, इस पूरे लाइन पे, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस है, तुम्हारा क्या रहेगा? हमेशा ये सेम रहेगा। तो ये पूरी जो ऊपर से नीचे लाइन है, ये लाइन आपको ब्राइट दिखेगी। समझ में आया? तो उसको हम लोग ऐसा ना देख के समझो कि इसको हम लोग अब टॉप से देख रहे हैं, यहाँ टॉप से देख रहे हैं। तो ये स्लिट आपकी 1 है, ये आपकी स्लिट 2 है। तो यहाँ पे जो आपको फ्रिंज दिख रही है, ये ऐसे आगे पीछे करके आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिख रही है। लेकिन उसके साइड में किधर? हाँ, तो बता रहे हैं वो, ये समझ में आ गया सेंटर में। ठीक है, तो बाकी का बता रहे हैं, देखो। तो बाकी के लिए आपको क्या क्या देखो इसमें पैरामीटर लिया गया। ये आपको इसको स्मॉल डी बोलते हैं। दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना S1 S2, उसको बोलते हैं स्मॉल डी। ठीक है, ये आपका कैपिटल डी है। ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका O पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ रहा है। इस पे कोई एक पॉइंट P ले लो। अब P पॉइंट पे मुझे ये चेक करना है कि हमारा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमको इन दोनों की सिंपल ज्योमेट्रिकल पाथ, मतलब मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस बताओ कितना होगा? पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा S2P माइनस S1P।
अब देखो इसको तुम बहुत ही प्लेन सिंपल ज्योमेट्री से, इस डिस्टेंस को अगर x माना गया है तो देखो अगर इसको एक रेक्टेंगल बना दिया जाए तो ये डिस्टेंस आपका d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका d/2 हो जाएगा। तो ये कैपिटल A भी कैपिटल D हो गया आपका। तो ये d हो गया, देखो ये x है, ये d/2 है। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका x माइनस d/2। तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम लोग S1P निकालने के लिए पाइथागोरस। ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस d/2। ये d/2 देखो, इधर देखो x इधर है, ये d/2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया है x प्लस d/2। ये डिस्टेंस d, तो अगर S2P निकालना है तो यहाँ भी पाइथागोरस लग जाएगा। तो कैसे लगेगा देखो, S2P आपका हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करो तो देखो d स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे हो गया जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a प्लस बी a माइनस बी लगा देते हैं, तो बताओ क्या आएगा। ये दोनों को ऐड कर दो, हाँ ऐड में ये कट जाएगा, दूसरे में x कट जाएगा। तो ये आ गया 2x और ये आ गया d, यानी कि पार्ट डिफरेंस आपका आ गया, ये पार्ट डिफरेंस हो गया 2xd। क्या चीज निकाला गया है ये आपका जो डिस्टेंस है S2P का अंडर रूट, बेसिकली ये स्क्वायर है आपका। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आया है। तो पार्ट डिफरेंस नहीं आया बेसिकली, ये आपका आया है S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, ये आया है। पार्ट डिफरेंस एक्चुअली है कितना हमारा, पार्ट डिफरेंस है कितना, पार्ट डिफरेंस हमारा जो S2P माइनस S1P है, हमको ये चाहिए एक्चुअली। क्या था, समझ में आ गया? यहाँ लिख देते हैं, देखो तो आपका देखो S2P स्क्वायर माइनस S1P का जो होल स्क्वायर है ये 2x इंटू डी हो गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P 2xd। ठीक है, अच्छा S2P एक जगह यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ S2P और S1P को क्या हम D ले सकते हैं, कैपिटल D। S2P को भी D ले सकते हैं, S1P को भी D ले सकते हैं। क्यों? ये जानते हो स्लिट, जानते हो, अभी बताएं स्लिट तुम्हें कैसे बनाते हैं। स्लिट ऐसे बन रही है और ये जो कैपिटल D जानते हो कहाँ पे, ये 1 मीटर दूर होता है और D बहुत ही छोटा, तो ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस जब माइनस होता है तब आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐड में इसलिए कर सकते हो ना कि ये बहुत ही माइन्यूट, जैसे ये D 1 मीटर है तो ये 0.0001, तो दोनों को फर्क नहीं करने वाला है, बहुत ही छोटा है वो। तो इस S2P और S1P को हम लोग ऑलमोस्ट किसके बराबर मान सकते हैं, कैपिटल D के बराबर। समझ में आया चीज, यानी कि S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D। तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट मतलब ये ऐसे करके, तो आपका S2P माइनस S1P किसके बराबर आ जाएगा, ये नीचे गया आपका, तो XD अपॉन कैपिटल D, ये आपका हो गया पार्ट डिफरेंस। यही मेन फार्मूला है इसका, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
डी प्लस डी 2D हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स डी बाई डी ये पार्ट मतलब किसी भी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो इस फॉर्मूले से गवर्न होगा। क्लियर? तो 2 कट गया ना, ये d प्लस डी 2D हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स डी अपॉन डी। ये मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लो एक बार, ठीक है। अपने नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो ये जो पार्ट डिफरेंस यही है, यानी कि एक्स डी अपॉन डी n लैम्डा। चूंकि n आ गया है, n मतलब देखो अलग अलग n के लिए अलग अलग पार्ट डिफरेंस आएगा, तो इसलिए मैं इसको nth की बात हो रही है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, इसलिए मैं इसको xn लिख दे रहा हूँ। अब उस पॉइंट का देखो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है, फिर कहीं 1 लैम्डा होगा, कहीं 2 लैम्डा, तो x आपका n पे बदल रहा है, हाँ या ना? तो इसलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, xn लिख दे रहे हैं। यानी कि जब xn की वैल्यू, ये समझ में आ गया? देखो क्या हो रहा है ना कि एक्स एन डी बाई डी तुमने देखा ज्योमेट्रिकली ये डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाथ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की जगह xn इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है अलग अलग स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग होगा। तो जब सेंटर की बात आई है तो पाथ डिफरेंस 0, यानी कि तब n की वैल्यू क्या है, हमारी तरफ से 0 है। ऐसे कहीं पे n की वैल्यू 1 आएगी तो वहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा, कहीं n की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, तो अलग अलग n के लिए अलग अलग पार्ट डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम उसको अलग अलग x को डिनोट करने के लिए उसको xn कर दे रहे हैं। अब xn की वैल्यू क्या हो गई, n लैम्डा d बाई डी। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सब याद करने ही हैं। देखो ये क्या बता रहा है कि जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो पॉइंट होगा वो इससे तुम निकाल सकते हो, मतलब किस किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जब n की वैल्यू आपने 0 किया तो आपका सेंटर पॉइंट मिल गया, फिर n की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, यानी कि वो लैम्डा डी बाई डी जहाँ पे पार्ट डिफरेंस होगा वहाँ पे फिर से ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, फिर उसके बाद 2 लैम्डा डी बाई डी पे दिखेगी, ऐसा बहुत सारी दिखती है, ठीक है। ये समझ में आ गया? अच्छा बता रहे हैं आपको, ये तो समझ में आ गया ना मैथमेटिकली, हाँ। अच्छा अब तुमसे पूछा जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताओ जरा क्या होगा, तो उसके लिए इसके लिए कंडीशन यहाँ मैंने लिखा था, क्या था ये, हाँ, पार्ट डिफरेंस जो था हमारा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 था। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे लिख लो जरा तुम लोग, अगर मैं पूछूं कि इसके पहले वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी, तो ये n-1 हो गया। तो अगर मैं पूछा कि इस कंस्ट्रक्टिव से इस कंस्ट्रक्टिव के बीच में डिफरेंस कितना है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और इसके बाद ये जो हुआ है कंस्ट्रक्टिव मतलब ये जो ब्राइट स्पॉट है और ये जो ब्राइट स्पॉट है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ है। हाँ, तो फ्रिंज विड्थ देखो क्या होगा, xn माइनस xn माइनस 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी n लैम्डा d बाई डी माइनस n-1 लैम्डा d बाई डी, लैम्डा d बाई डी। n से n कट गया, ये n वाला पार्ट कट गया, बचाइए, तो ये क्या है, बीटा, फ्रिंज विड्थ बिटवीन 2 ब्राइट, ठीक है, फ्रिंज, हाँ, तो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव के बीच में। अब ऐसे जरा ट्राई करो डिस्ट्रक्टिव के लिए, जरा देखो क्या आ रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए बताओ क्या आएगा। देखो ये तुम्हारा nth वाले नंबर की ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है, समझ में आ गया? हाँ, अभी और समझ में आएगा, रुक जो अब डिस्ट्रक्टिव करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, इसमें जो तुम्हारा होगा जो xn होगा
वो क्या हो गया तुम्हारा 2n+1 λ/2। इसको ऐसे समझो, एक बार जब बताओ जरा, n की वैल्यू जब 0 लोगे, n की वैल्यू 0 मतलब देखो x 0 नहीं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, इसलिए कई बार इसको जानते हो सेफ साइड के लिए 2n-1 लिख देते हैं हम लोग। क्योंकि n की वैल्यू हम चाहते हैं हमेशा 1 से शुरू हो। तो ये कई बुक में या तुम्हारे भी मर्जी है ना भाई, देखो ऑड नंबर को तुम 2n+1 भी लिख सकते हो, ऑड नंबर को तुम 2n-1 भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है तुम n को क्या डिफाइन करना चाहते हो। तो जनरली n को अगर आप नेचुरल नंबर बोलते हो तब इसको 2n-1 लिख दो, लेकिन दोनों वैलिड है, समझ में आ गया। तो अगर मैं पूछा कि फर्स्ट जो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि तब पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए λ/2, यानी कि उस समय तुम्हारा क्या दिखेगा वहाँ पे डार्क स्पॉट दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जब पार्ट डिफरेंस 0 है तो आपका ब्राइट है, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो आपका ब्राइट है, जब पार्ट डिफरेंस λ/2 है तब डार्क है। यानी कि इस वाले पॉइंट पे आपका ब्राइट है, किसी एक पॉइंट पे लैम्डा पे जाके वो फिर से ब्राइट हो रहा है, बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कि λ/2 पार्ट डिफरेंस पे वहाँ पे क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है। तो 0 पे ब्राइट आया, लैम्डा पे ब्राइट आया, λ/2 पे डार्क आया, फिर लैम्डा पे आपका ब्राइट होके फिर 3λ/2 फिर से डार्क आया, फिर 2λ पे आपका ब्राइट आया। तो आपको क्या दिख रहा है, ब्राइट डार्क की एक आपको फ्रिंज दिख रही है, ठीक है। तो ये बताओ इसके प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, xn-1 क्या होगा। तो n की जगह आप क्या रख दो, n-1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2n-1 आ जाएगा। देखो सही है। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर दोगे तो n λ/t, वो चेक कर लो, n नहीं रहेगा। हाँ मतलब xn d/d में होगा। हाँ या सीधा xn नहीं वो डी तो रहेगा, डी कहाँ गया, स्मॉल d बाय कैपिटल D। नहीं पार्ट डिफरेंस तो ये है xn d/d है, xn d/d। एक मिनट गड़बड़ हो गया इधर। पार्ट डिफरेंस तुम्हारा कितना था, पार्ट डिफरेंस यहाँ कितना था 2n+1 λ/2, ये होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, और पार्ट डिफरेंस कितना था हमारा xn d/d, ये था। तो जब ये पार्ट डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस जो आया था ज्योमेट्रिकली, अगर इस कंडीशन को मीट करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ से xn की वैल्यू क्या हुई, डिस्ट्रक्टिव के लिए देख लो, xn की वैल्यू क्या हुई 2n+1 λ/2 इंटू कैपिटल d/d। वहाँ क्या था, n λ/d/d था। या इसको कई बार जान दो, याद करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, n+½ लिख लेते हैं। सर इसमें भी फ्रिंज विड्थ सेम है। हाँ फ्रिंज विड्थ, एक चीज़ ये समझ लो, ये जो फॉर्मूला मार्क कर लो, जब कंस्ट्रक्टिव में मैंने xn की वैल्यू बोला था तो n λ/d/d लिख दिया था, यहाँ पे n+½ λ/d/d, ठीक है। ये तो यहाँ से जरा xn-1 देख लो क्या आएगा, तो n की जगह n-1 करोगे तो ये n-½ हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ कितना हो गया, xn माइनस, हाँ दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो λ/d/d। तो कैसे बुक में आप लोग के n की वैल्यू क्या लिया, n की वैल्यू बेसिकली इसने इंटीजर बोल दिया, मैथ्स के लैंग्वेज में इंटीजर। क्यों, n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, प्लस होने पे एक तरफ पॉजिटिव मान लो, पार्ट डिफरेंस इधर जैसे 0 λ/2 लैम्डा, इधर क्या बोलोगे, तो नेगेटिव बोल दो उसको, भाई एक तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो आपकी n की वैल्यू इंटीजर लिया है। तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, ये क्या चीज़ आपकी फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ तुम्हारी सेम है, फ्रिंज विड्थ तुम्हारी सेम है। ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, सही तो है, λ/d/d।
तो फ्रिंज विड्थ आपकी चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, उसके चलते जो तुम्हारी फ्रिंज बन रही है उस फ्रिंजेस में जो डार्क और जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है वो तुम्हारा अल्टरनेटिव बन रही है। क्लियर है? एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में याद होगा अगर किए थे हम लोग, I इज इक्वल टू, याद है, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो क्यों, इसमें मैंने दो केस भी समझाए थे कि इसमें जब नहीं एवरेज फेज डिफरेंस से मैंने समझाया था, जब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है? ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है? 0 प्लस माइनस, ये बेसिकली क्या है, ये आपका फेज डिफरेंस है, मतलब मैंने कहने मतलब ये आपका फेज डिफरेंस है, तो पार्ट डिफरेंस एक फार्मूला भी दिया गया था। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा था? लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ऐसे डिस्ट्रक्टिव के लिए लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये किससे कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर डेल्टा फाई हमारा क्या था? प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई, तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आता है? लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। देखो एग्जैक्टली जब ये कंडीशन मीट हो रही थी तो आई की वैल्यू क्या वेरी कर रही थी? आई की वैल्यू हमारी 4I0 हो रही थी या तो 0 हो रही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सडनली तुम्हारा इस स्प्रिंग, देखो ध्यान से देखो, ये दो पॉइंट थे, इस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस आपका क्या है? ये पार्ट डिफरेंस आपका क्या है? यहाँ पे 0 है मान लो, और इस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस आपका क्या है? आपका ये लैम्डा बाई 2 है। मतलब 0 से लैम्डा बाई 2 जब पार्ट डिफरेंस हो रहा है तो 0 पे आपका ब्राइट आ रहा है, ये समझ में है, और यहाँ डार्क आ रहा है। तो ब्राइट से जब डार्क जा रहे हो, जैसे एज यू आर ट्रेवलिंग, समझो तुम इस लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, तो तुमको क्या पार्ट डिफरेंस सडनली तो ये नहीं हो गया, पार्ट डिफरेंस तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यानी कि धीरे धीरे जब पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है तो जो फॉर्मूला हमने दिया था, क्या दिया था? डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, नहीं, हाँ, तो कहने का मतलब, हाँ मेरे कहने का मतलब कि धीरे धीरे तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा डेल्टा एक्स चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा फाई भी चेंज होगा, और डेल्टा फाई जब धीरे धीरे चेंज होगा तो ये वैल्यू तुम्हारी इस कंडीशन से चलेगी। तो जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, तो ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। ये तो समझ में आ गया। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा? ये अब देखो इसको बना दे रहे हैं। कॉस का ग्राफ आप लोग जानते हो, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ देखो, इस चीज़ को लिख लिया ना। देखो तो यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको? ये मान लो 2 सोर्स है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब ये जानते हो कैसे दिखेगा आपको? कि विजुलाइज कर पा रहे हो क्या हो रहा है? इंटेंसिटी का ग्राफ है ये। मतलब इधर आपका प्लॉट क्या किया गया है, इस साइड आपको क्या प्लॉट किया हूँ मैंने? इंटेंसिटी। इसको मैं अगर हॉरिजॉन्टल प्लॉट कर देता हूँ, अगर इसी को मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, तो इसका मतलब ये चीज़ कैसे दिखेगी? ये समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है, देखो ये कौन सा पॉइंट है? ये डार्क वाला पॉइंट है, पहला डार्क, ये पहला डार्क, ये आपका सेंटर ब्राइट है। ये ब्राइट एट सेंटर, मैं BC लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या C बस लिखता हूँ, C जो सेंटर पॉइंट होता है हमेशा क्या होता है? ये ब्राइट होता है। उसके बाद पहला ब्राइट कब आएगा? ये पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि जब सोर्स आपके यहाँ रखे गए हैं तो ये जो पॉइंट है इसका जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना आया है? ये आपका, इसको ब्राइट में B1 बोल रहा हूँ।
यानी कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे λ/2 आया है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा का आया है। फिर ये पॉइंट है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये B1 हो गया। फिर क्या आएगा आपका, ये आपका D2 आएगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 टाइम्स ऑफ λ/2। फिर आपका क्या आएगा, अगला B2 आएगा, ये आपका 2 लैम्डा एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर आ जाओ, D1 हो गया, ये क्या हो गया आपका -B1, मतलब B1 ये आपका B1 हो गया, लेकिन ये माइनस पाथ डिफरेंस है, B1 डैश। ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी है ये, वर्सेस ये पाथ डिफरेंस है आपका। जैसे जैसे तुम दूर चलते जा रहे हो, आपका पाथ डिफरेंस इन दोनों पॉइंट से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वैसे वैसे ही आपका इंटेंसिटी वैरी कर रही है। ये B1 डैश हो गया, ऐसे D1 डैश हो गया। फिर इधर क्या हो गया, ये आपका D2 डैश हो गया, ये आपका हो गया -3 λ/2 एंड सो ऑन। बस इसको बना लीजिए, ये इंटेंसिटी का हो गया आपका। चीज़ और देख लो, जब मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे तो याद होगा कि दो हमने कर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था इलिप्स, हाँ, तो इलिप्स का याद है 2 फोकस होता था, और कोई एक पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी थी याद है, दोनों के डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है 2a के बराबर होता है या कांस्टेंट होता है। मतलब S1p प्लस S2p अगर कांस्टेंट होता है तो ये लोकस क्या दिखता है, इलिप्स। हाँ, और इसी तरह अगर एक और डिफरेंस है SO2p माइनस S1p, अगर ये कांस्टेंट था तो हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो पाथ डिफरेंस जो निकाला था S2p माइनस S1p, ये हमारा क्या आया था, ये बोलो क्या आया था, n λ/d कुछ ऐसे ही आया था। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है आपका, ये एक तरह से कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो फ्रिंज है ये हमारा हाइपरबोला है। लेकिन एडिशन तो एडिशन भी तो 2D था। नहीं, एडिशन तो एक तरह से एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया, मतलब वो चीज़ नहीं समझाना चाह रहा। ये बता रहा कि जब पाथ डिफरेंस आपका ये बन रहा है, यानी कि P पॉइंट का जो लोकस है, ये जो P वेरी कर रहा है इस कंडीशन से ना, S2 S1 तो फिक्स है, P वेरी कर रहा है, तो अगर P इस हिसाब से वेरी कर रहा है तो इसका जो लोकस होगा, मतलब उस P पॉइंट का लोकस होगा, वो कैसा दिखेगा आपका, ये आपका दिखेगा हाइपरबोला की तरह। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रिंज है, देखो 2 तरीके से दिखाया गया आपके बुक में। फ्रिंज आपका वो अलग अलग D के लिए अलग अलग, जैसे कैपिटल D बोला अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये आपका स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं तो ये आपका कैसे दिख, देखो वैसे ये ऐसे करके दिख रहा है, ये दोनों दे रखते हैं सीधे वाले। हाँ, तो सीधे अगर कैपिटल D और बढ़ा दोगे तुम बराबर, तो ये मतलब तुम और दूर कर दिए इसको, तो ये आपका ऑलमोस्ट आपको क्या दिखने लगेगा, ये आपको स्ट्रेट दिखने लगेगा। स्ट्रेट भी बेसिकली क्या है, किसी बड़े एक पैराबोला का पार्ट है, सॉरी किसी एक हाइपरबोला का पार्ट है, समझ में आया, किसी बड़े एक हाइपरबोला का पार्ट है, लेकिन वो इतना ऐसा बन गया है कि ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब कि जो लोकस होता है उस पॉइंट P का, वो इस कंडीशन से मैथमेटिकली बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये हाइपरबोला बन रहा है वो। ठीक है, तो वो 2 फिगर जो आपके बुक में बनाए गए हैं, वो ये दोनों फिगर ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। Thus the fringe pattern will strictly be hyperbola if the distance d is very large compared to fringe width। मतलब अगर d तुम बढ़ाते जाओगे, कैपिटल D बढ़ाते जाओगे, तो ये आपको हाइपरबोला एकदम दिखना शुरू कर देगा। ये बोल रहा है ना, अंडरलाइन कर लो उसको। इसमें 2 केस ऐसे समझा रहा है कि अगर देखो यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, और कैपिटल D की वैल्यू दोनों केस में 5 सेंटीमीटर लिया गया है। If the D is very large compared to बीटा, मतलब इसका मतलब जिसका बीटा ज़्यादा छोटा होगा उसमें स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बीटा ज़्यादा स्मॉलर होगा तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगी। अब D इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू बीटा, तो उस केस में ये बोला स्ट्रेट लाइन होगी।
नहीं तो तुम्हें हाइपरबोला दिखेगा वो। समझ में आ गया ना ये? ठीक। तो एक्चुअली ये ऐसे देखो, ये आपका सोर्स लाइट है, सोडियम लैंप। इन्होंने सबसे पहले क्या किया ना, यहाँ पे इसके ये एक वो रखा है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है। इससे क्या होगा, इससे लाइट आपकी, इससे जो लाइट होगी, पढ़े थे हम लोग, अगर यहाँ पे कोई लाइट अगर ऐसे गिर रही है, ये ऐसे चल रही है ना, ये क्या है आपका वेव फ्रंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस पे अगर ये फोकस पे अगर रख दोगे तो लाइट पैरेलल हो जाती है। अब इन्होंने पहला स्लिट यूज़ किया, यहाँ एक पतला सा स्लिट कट किया, ये सोर्स एस हुआ, तो ये इनके लिए मेन सोर्स हुआ। अब इन्होंने डबल स्लिट यहाँ पे लगाया, ठीक है, अब डबल स्लिट लगाया। अब ये इनके बाद अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे वाइट स्क्रीन लगाया, ये वाइट स्क्रीन। तब यहाँ पे इनको ये ब्लैक, जो भी वाइट ब्लैक ऐसे करके इनको, ये मैंने देखा है एक्सपेरिमेंट करके लैब में, बहुत अच्छा से दिखता है ये। सर लेजर में कैसे करोगे? ठीक है।